आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th का ना ज्योग्राफी का इकाई 1 का गौर जो क्या है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के सभी क्वेश्चन और आंसर, सभी प्रश्न और उत्तर पाठ भी हम पढ़ा चुके हैं। अभी तक नहीं आप पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। आज हम जो इस चैप्टर के बात करने वाले हैं सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है क्या है। प्रश्न हमारा प्रश्न 1 है कि भारत में ना प्रश्न 1 क्या है कि भारत में 2001 में ना भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है ना। प्रश्न जो है उसको एक बार और से समझिए। क्या भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? क्या वो 25% है या 19.27 या 20% या 20.60 ना। तो आपका जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख हो जाएगा। आपका सही उत्तर 19.27%। 19.27%। उसके बाद हम बात करें प्रश्न संख्या 2 का। यदि प्रश्न संख्या 2 का बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। मतलब जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वो वन का विस्तार कितना है ना। वन का जो विस्तार है वो कितना है? क्या 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है या 20% भौगोलिक क्षेत्र में है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही उत्तर है वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है भारत में वन का विस्तार, तो आपका ऑप्शन क हो जाएगा सही उत्तर 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर क्या है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 10, 5। तो इनमें से जो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 7% पर है। यहाँ बना लीजिए इसको आप 7। तो कितना प्रतिशत पर? तो 7% पर। तो आपका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 7% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है ना। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? क्या 75% है या 80.05% है, 90.03% है या 60.11% है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60.11%। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो जरूर लगता है कि आपके काम का यह वीडियो है, सवाल है, प्रश्न है, आपको इससे हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो प्रश्न संख्या जो 5 है क्या है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है ना। किस राज्य में वन का जो है सबसे अधिक विस्तार है? क्या केरल में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो वन का जो विस्तार है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है ग आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। वन का विस्तार जो है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 5 वर्गों में। इनमें से कोई नहीं हो, 5 वर्गों नहीं। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 3 वर्ग। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है तो 3 वर्ग। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन जो है वो कितने प्रकार का है, वर्गीकृत किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 3 वर्गों में। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का जो वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में ना। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है 1951 से
1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ ना। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? क्या 30,000, 26,200, 25,200, 35,500? तो आपका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 26,200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्या? प्रश्न 8 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है क्या? ऑप्शन क में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ख में है मृदा संरक्षण, ग में क्या है जल संसाधन संरक्षण, और घ में खनिज संपदा संरक्षण। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो क्या है? ऑप्शन क के साथ है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 9 नंबर। हाँ, तो 9 नंबर प्रश्न क्या है? एक जो है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था ना। 1948 में जो विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क्या 6 अरब या 4 अरब हेक्टेयर या 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर? तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था ना। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में जो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? क्या अफ्रीकी कन्वेंशन या वेटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो 1968 में जो हुआ था वो क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। तो आपका क जो है ऑप्शन सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रश्न संख्या 11 में क्या है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें से जो कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? क्या घड़ियाल है या डॉल्फिन है या व्हेल है या कछुआ है ना। तो जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा है? घड़ियाल है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घड़ियाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? क्या कबूतर है, हंस है, मयूर है या तोता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या हो जाएगा? मयूर यानी मोर। ऑप्शन ग आपका हो जाएगा सही उत्तर मोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या? मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है ना। मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है या सुंदरबन में है या पश्चिमी तटीय प्रदेश में है या पूर्वोत्तर राज्य में है? तो ये जो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है वो कहाँ है? सुंदरबन में है। तो आपका ऑप्शन ख हो जाएगा आपका सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा 14 नंबर। क्या है? टैक्सोल का उपयोग होता है ना। टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो कौन चीज में होता है? क्या मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है, टीबी के लिए होता है? तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है पढ़े होंगे किताब में, पढ़ाए हैं चैप्टर उसमें भी, किसमें? कैंसर में। तो आपका ऑप्शन ग जो हो जाएगा क्या आपका सही उत्तर होगा? ऑप्शन ग। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कितना है? 15 नंबर प्रश्न में है क्या कि चरक का संबंध किस देश से था ना। क्या म्यांमार से था, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से? तो चरक का जो संबंध है वो किससे है? भारत से। इसलिए हमारा ऑप्शन ग हो जाएगा क्या सही उत्तर। तो ऑब्जेक्टिव तो पाठ में 15 ही थे तो वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें ना। बिहार की जो वन में क्या स्थिति है बिहार का, उसका वर्णन करना है ना। तो देखिए बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय हो गई है ना। बिहार का जब से विभाजन हो गया है तो उसमें क्या हो गया है कि वन विस्तार में बिहार का जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गया है, दयनीय हो गया है। क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है ना।
अभी का जो बिहार है तो यहाँ पर अधिकतर भूमि जो है वो कृषि योग्य है। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है ना। कितना में? 6,764.14 हेक्टेयर में वन का क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है ना। भौगोलिक क्षेत्र का कितने? तो 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बिहार में 38 जिले हैं जिनमें से 17 जिलों में वन का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो चुका है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है ना। तो ये जो क्या क्या, पश्चिमी चंपारण हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, इस सब में वन की स्थिति जो है थोड़ी बहुत अच्छी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट बच गए हैं ना। तो शेष में वन के नाम पर केवल कौन सी? झाड़ झुरमुट बच गए हुए हैं। लेकिन बिहार में जो है वन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर प्रश्न आ रहा है अच्छे से समझ में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ गया क्या कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे। वन का जो विनाश हो रहा है उसके मुख्य कारण कौन कौन से है ना, उन्हें बताना है। तो वन विनाश के मुख्य कारक निम्न है। कारक कहिए या कारण निम्न है ना। पहला क्या है कि कृषिगत भूमि का फैलाव। जैसे जैसे कृषिगत भूमि का फैलाव होते जा रहा है उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि वन का जो स्थिति है वो खराब होते जा रहा है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि बनाने के चक्कर में क्या होता है, वनों का विनाश होते जा रहा है ना। दूसरा पॉइंट है कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण ना। अब नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ, इससे भी वन का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है? पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। जब आदमी जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं तो उसमें भी वन को ही काट फट के, इसलिए इससे भी वन काफी प्रभावित हो रहा है। चौथा पॉइंट हो गया, पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां नष्ट हो गई है ना। जैसे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। ठीक है। और हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन विनाश का एक मुख्य कारक है। तो इस प्रकार से ये 5 जो कारक है इसे आप बहुत ही अच्छे से अगर लिख देते हैं परीक्षा में तो आपको पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर होगा क्या? तो वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए ना। वन का जो है क्या महत्व है उसका वर्णन करना है। तो देखिए, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है ना। क्या है? तो प्रमुख हम सफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। वन जो है वो क्या है? पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यह जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है ना। तो वनस्पति ही है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जरूर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवन में जो कमी आई है ना, ह्रास मतलब कि कमी आई है, किस कारण से आया है उसके 4 गो प्रमुख कारण का उल्लेख करना है ना। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्न है। पहला क्या है? प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि आदि कारणों से ना। तो जैसे कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, जो
पेड़ पौधे हैं या उनमें जो जैसे जीव जंतु इधर उधर कहीं रहते हैं ना, तो उस पर क्या है कि कोई आदमी विशेष अतिक्रमण कर लेता है, उससे भी क्या है कि वन्य जीवों की बहुत सारा सुविधा में कठिनाई हुआ है। अच्छा, जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है ना, जैसे कि जीवों का जो प्राकृतिक आवास है उस पर क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उस पर चढ़ाई किया जा रहा है ना, जिससे वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है, जिसके कारण क्या हुआ है कि वन्य जीवों के प्रजनन क्षमता में भी कमी आ गई है। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है ना, अधिक प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों का जीवन चक्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ। अनेक वन्य जीवों एवं उसके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिससे उनका दोहन हो रहा है ना। मनुष्य जैसे कि वन्य में के जीव, वन्य जीव जो होते हैं उनके मांस या खाल कुछ भी चमड़ा को क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, जिससे भी क्या होता है कि जिससे उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो उनका खात्मा हो रहा है, समाप्ति की ओर हो रहा है। सह विलुप्तता मतलब स्वयं बहुत से ऐसे भी जीव जंतु या जानवर है जो क्या स्वयं विलुप्त हो रहे हैं ना। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर यही समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए ना। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करना है, यानी वर्णन करना है ना। सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है ना। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं ना। ग्रामीण लोग जो है गांव घरों में 100 से अधिक मतलब पेड़ पौधे का वो पूजा भी करते हैं ना, और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसको MVVI लिख लीजिए, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या है ना, चिपको आंदोलन क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ना अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में, कब तो 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिले में ना सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते रहे ना। पौधे को अपने ऐसे करके आगोश में ले लिए और उसकी रक्षा करने लगे। उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते रहे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया ना, और इसे बाद में कई देशों में स्वीकार भी किया गया। प्रश्न संख्या है आपके सामने 7, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर के जो रोग है उसके उपचार में वन का क्या योगदान है? वन का जो है क्या योगदान है? हिमालयब चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष टेक्सस बेनकेटा एवं टी ब्रहविफोलिया एक औषधीय पौधा है ना। ये जो हिमालयब है क्या है, एक औषधीय पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है ना। तो चीड़ की जो छाल होता है, उसकी पत्तियों है और उसकी टहनियां है और जड़ों से कौन सा रसायन? तो टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है ना। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है, और यह जो है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी दवा है ना।
औषधि है, कैंसर बिकने वाली कैंसर औषधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। अच्छा 8 में है क्या कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम बताइए। 10 ऐसे पशु पक्षी के नाम बताना है जो लुप्त होने वाली है ना। जैसे क्या है कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, डोडो, गिद्ध ना, ये भारत में है। थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया में है। स्टीलर्स, सिकाव ये सब रूस में है। शेर की 3 प्रजातियां ना, बाली, जावन एवं कास्पियन। ये जो शेर की 3 प्रजातियां हैं ये भी विलुप्त होने वाली है। कौन कौन? तो बाली, जावन एवं कास्पियन। ये कहाँ है? अफ्रीका में। कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि ना, कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें ना। तो पाराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है जिन्होंने वन्य जीवों को काफी प्रभावित किया है ना। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीवन संकटग्रस्त होते जाता है ना। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वन्य का जो जीवन संकटग्रस्त होते जाता है। प्रश्न संख्या 10 होगा। अति लघु उत्तरीय के ही लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। तो प्रश्न 10 क्या है? भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बताएं ना। तो भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल, तो पहला क्या है? नीलगिरी ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 5520 वर्ग किलोमीटर। दूसरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ना, मानस, इसका जो क्षेत्रफल है कितना? 2727 वर्ग किलोमीटर। फिर असम भी है। तो इस प्रकार से जो है लघु उत्तरीय समाप्त होता है। अब हम लोग प्रवेश करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर में ना। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है आपके सामने, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। वन का क्या महत्व है और वन्य जो जीव है उनके क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में आइए जोरदार जोर से तगड़े से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव हमारी धरा पर अमूल्य क्या है? धरोहर है। ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है ना। वन एवं वन्य जीवों के महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या है? प्राकृतिक संतुलन। पहला पॉइंट जो है वो क्या है? प्राकृतिक संतुलन। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं ना। वन है या वन्य जीव है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ा है। पॉइंट नंबर 2 है आर्थिक महत्व ना। वन एवं वन्य जीवों से अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कीमती लकड़ियां ना, जड़ी बूटियां, हाथी दांत, चमड़ा इत्यादि। तो इन सब से तो इसका दूसरा पॉइंट हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है क्या कि वैज्ञानिक उपयोगिता ना, वैज्ञानिक उपयोगिता। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? वैज्ञानिक उपयोगिता। वन्य प्राणी पर किए गए प्रयोगों के जरिए शरीर रचना, कार्यात्मकीय तथा पारिस्थितिकी तथ्यों का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। नई औषधियों के गुण अथवा नई शल्य चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ा इत्यादि वन प्राणियों पर ही किए जाते हैं ना। जो वैज्ञानिक का जो प्रयोग जो भी होता है वो सब चीज इन्हीं जानवरों पर किया जाता है ना। मेढक पर, तो खरगोश पर, बंदर पर, भेड़ पर ना, सभी पर किया जाता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट
सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक लगाव। सांस्कृतिक महत्व और क्या है, धार्मिक लगाव। अनादिकाल से ना, बहुत पहले से ही मनुष्य का वन्य जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि की पूजा करता रहा है ना। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवताओं का अवतार समझा जाता है ना। तो मनुष्य जो है पीपल के, बरगद का, तुलसी का, आंवला का ना, केला के भी पौधे का जो है क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवताओं का अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवताओं का वाहन समझा जाता है ना। गरुड़ हो गया, बाघ हो गया, चूहा हो गया, बैल हो गया। तो जैसे बाघ हो गया दुर्गा जी का क्या माना जाता है, सवारी ना। गरुड़ हो गया विष्णु जी का, चूहा जो हो गया गणेश जी का, और बैल जो हो गया शिव जी का ना। पौराणिक कथा एवं साहित्य वन्य जंतुओं के विवरण से भरे हुए हैं। और पांचवा पॉइंट जो है वो क्रीड़ा तथा आनंद अनुभव। हमारे देश में वन्य जीवों की बहुलता है और वे क्रीड़ा तथा आनंद अनुभूति के अपार स्रोत है। भिन्न भिन्न पशुओं तथा पक्षियों की क्रियाएं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा कौन सा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा आपका 3 नंबर। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं ना, इसका भी लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों को हम बाद में करवा देंगे, पहले आइए इधर ना। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, हाँ तो आप इसका जो दूसरा प्रश्न क्या है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए ना। वृक्षों के घनत्व के आधार पर ना, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए ना। तो पहले तो जो घनत्व के आधार पर वन है वो 5 प्रकार के है ना। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन ना। भारत में इस प्रकार के वन विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, तो 1.66% है। आसाम और सिक्किम को छोड़कर समूचा पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। क्या है, 75% से अधिक है। अच्छा दूसरा क्या है पॉइंट, सघन वन ना। इसके अंतर्गत 73.60 ना लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है, 3% है। कितना प्रतिशत, तो 3% है। हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 621.99% है ना। कितना है, 621.99% है। अब तीसरा वन जो है, तीसरा कौन सा वन है, तो खुले वन ना। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है ना। कितना, 2.59 वर्ग करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो खुले वन का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कितना प्रतिशत, तो 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है ना। तो तीसरा हो गया हमारा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में क्या, झाड़ियां एवं अन्य वन ना। तो झाड़ियां एवं अन्य वन, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं ना। तो ये जो झाड़ियां एवं अन्य वन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान का कौन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में
वृक्ष का घनत्व जो है वो 10% से भी कम है ना, इसीलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है ना। तो झाड़ियां एवं अन्य वन जो है उसके अंतर्गत कितना भूमि आता है, तो 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8 दशमलव कितना, तो 66% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, तो 8.66% है। अब पांचवा वन है हमारे सामने क्या, मैंग्रोवस ना, तटीय वन, या इसी का नाम क्या है, तटीय वन या मैंग्रोवस। विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोवस का मात्र 5% ना, 5%, 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है ना, जो समुद्रीय तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोवस वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र ना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर समाप्त होता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर, जैव विविधता क्या है ना। जैव विविधता जो है वो क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए ना। जैव विविधता जो है क्या है ना, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी देखिए, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है ना। तो एक मोटे अनुमान के तौर पर पृथ्वी पर जो है जीवों की करीब कितने, तो 1 करोड़, कितना, तो 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ये हमारी धारा पर अमूल्य धरोहर है ना। जो हमारी धारा पर क्या है, अमूल्य धरोहर है। हमारी पृथ्वी पर क्या है, अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए ये श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। यह पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा 4 नंबर है। क्या अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक है। देखिए, मानव जीवन मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है ना, जो न सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण के अजैविक घटकों को भी अत्यधिक परिवर्तन लाता है। मानव अपनी बुद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और अजैविक घटकों का प्रयोग कर अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाता है। किंतु जब मानव, देखिए, किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाते हैं तो पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल तथा मृदा एवं दूसरे जीवों में अनावश्यक परिवर्तन आ जाता है, जो वनस्पतियों एवं प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ना। तो
मनुष्य तो क्या करता है कि मानव अपनी बुद्धि और विवेक से क्या करता है कि प्रकृति के दूसरे जीवों जैसे अजैविक, अजैविक का मतलब हो गया निर्जीव पदार्थों ना, घटकों का प्रयोग कर अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाते हैं। ठीक है, मानव खेती के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटता रहा है ना, और अभी भी काट रहा है ना। शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों को अंधाधुंध शिकार कर जीवों में असंतुलन पैदा कर दिया गया है ना। तो ये जो शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों का अंधाधुंध शिकार जो किया जा रहा है, उससे जीवों में क्या हो गया है, असंतुलन पैदा हो गया है। और बहुत से जंतु लुप्त होने के कगार पर है, जैसे सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग आदि। मानव के निम्नलिखित क्रियाकलाप वनस्पतियों एवं प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं ना। पहला क्या है कि औद्योगिकीकरण में अनियोजित वृद्धि ना, फैक्ट्री उक्ट्री लगाने में जो बहुत सारा वृद्धि हो रहा है उससे भी। जंगली, दूसरा क्या है, जंगली जंतुओं का शिकार, जंगली जंतु का शिकार करते हैं ना, तो इससे भी उसके कमी आता है। आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार, और जब हम आवास करने के लिए, बसने के लिए और कृषि करने के लिए भूमि का भी अधिक उपयोग करते हैं, उससे भी। चौथा पॉइंट है हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग ना। बहुत सारे ऐसे रसायन है जो बहुत ही हानिकारक है, फिर भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधताओं का अति दोहन, जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि नो। तो यह हमारा चौथा प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और है लास्ट का। लास्ट का जो प्रश्न है, क्या भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए ना। भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा क्या है, विस्तार से कीजिए। तो देखिए, हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। हमारा देश जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% जनसंख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है ना। इन्हीं जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिनका विवरण निम्न है। आपके बुक में दिया होगा, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। 14 को विवरण दिया हुआ है ना, उसमें नीलगिरी इस टाइप का है, उसका जो यहाँ पर टाइपिंग छूट गया है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले सकते हैं। चलिए इधर से ही लेते चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए, आप स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव का भी ले लीजिए ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट लेते चलिए। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना तो अंदर से एक आवाज आता है कि आज वीडियो जरूर बनाएंगे ना, और खूब मन लगता है पढ़ाने में भी। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।